बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मुदस्सिर जमील। केमिस्ट्री 11 और जो टॉपिक आज डिस्कस करने जा रहे हैं दिस इज़ अबाउट द स्टोइकियोमेट्री। चैप्टर नंबर 1 में स्टोइकियोमेट्री जो है जब ये स्टार्ट होता है टॉपिक, तो इससे रेलिवेंट बहुत सी जो कैलकुलेशन वर्क है स्पेशली वो स्टूडेंट्स के लिए एक मुश्किल काम जो है वो शुरू हो जाता है। तो बहरहाल हम इंशाल्लाह ट्राई करते हैं कि आपको बड़े बेसिक लेवल से लेके चलें और आपने इसको मुश्किल नहीं बनाना। मुश्किल आप तभी बनाते हैं जब आप कोई चीज़ें स्किप करते हैं। तो अगर आप आज इस लेक्चर में सारी चीज़ें अंडरस्टैंड कर लेते हैं और सारी बातें अच्छे तरीके से सुन लेते हैं तो मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि इंशाल्लाह आपको इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम नहीं फेस होगी। अभी स्टार्ट करते हैं स्टोइकियोमेट्री से। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी प्रोनाउंसिएशन बताता हूँ कि स्टोइकियोमेट्री जो है इसको हमने पढ़ना कैसे है, इसको हमने पढ़ना कैसे। देखें बेटा, इसको हमने पढ़ना है STOY स्टॉय और KEEO स्टोइकियो, और जो मिट्री है ये तो हम इजीली पढ़ लेते हैं और वो है ये और ट्री, ऐसे मिट्री। ठीक है जी, मिट्री, इस तरह से हम इसको पढ़ लेते हैं। तो हमारे पास ये एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन ये है स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री जो है हम ज़रा देखते हैं अगर, तो हम देखते हैं कि इसकी डेरिवेशन कैसे हुई। इसको ड्राइव किया गया दो ग्रीक वर्ड्स में से। सबसे पहला हम पहला पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि पहला ग्रीक वर्ड कौन सा था। ये ग्रीक वर्ड था STOICHEON स्टोइकियोन। ठीक है जी, ये है स्टोइकियोन। और स्टोइकियोन का मतलब होता है एलिमेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंट। ये होता है एलिमेंट्री, ये है जी एलिमेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंट। ठीक है जी, अज्जा, बुनियादी अज्जा जो होते हैं, इब्तदाई बुनियादी, ये हमारे पास हैं ये स्टोइकियोन कॉन्स्टिट्यूएंट। ठीक है जी, ये हमारे पास ये एलिमेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंट हो गया। और मिट्री का आपको पता है इसका मतलब होता है टू मेयर। यहाँ पर ये मुश्किल नहीं है टर्म, क्योंकि इसके जो मीनिंग्स हैं वो बिल्कुल आसान है। इसका मतलब होता है टू मेयर, यानी कि अब हमने जो बुनियादी अज्जा हैं, जो बुनियादी चीज़ें हैं, उनको मेयर करना है। ये है स्टोइकियोमेट्री। अब आपको पहले तो नाम से पता लग गया कि स्टोइकियोमेट्री है क्या। अब हम चलते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। देखें जी, इसकी डेफिनेशन ये होगी। सबसे पहले देखें, हम इसको डिफाइन करते हैं। हम कहते हैं क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप। देखें बेटा, ये है क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप। पहली बात तो आपने ये याद रखनी है, इसका एक एक पॉइंट आपने गौर से सुनना है, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं सारी। क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन किन किन के दरमियान में, बिटवीन रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स के दरमियान में, एंड प्रोडक्ट्स, और प्रोडक्ट्स के दरमियान में। किसके थ्रू? हम ये कहते हैं कि थ्रू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड और आगे लिखा हुआ है केमिकल इक्वेशन। तो हम एक एक चीज़ जो है वो क्लियर करेंगे कि केमिकल इक्वेशन से कैसे, केमिकल इक्वेशन क्या होती है, उन क्वांटिटीज़ को क्या नाम देते हैं। तो पहले तो आप इस डेफिनेशन को याद रख लें, क्योंकि ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंसीडर की जाती है। हमारे पास क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप, कौन कौन से रिलेशनशिप हैं वो भी मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा। तो पहले डेफिनेशन ये याद रख लें, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स थ्रू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये हमारे पास है स्टोइकियोमेट्री। पहले तो हमने इसकी डेफिनेशन कर ली। अब हम चलते हैं आगे, हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ कि हमारे पास जो स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट्स होती हैं वो क्या होंगी, फिर हम उनकी एजम्पशंस की तरफ बात करते हैं। हमारे पास है नेक्स्ट कि ये क्या होगा, दिस इज अबाउट द स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट्स। हम इसको ज़रा डिस्कस कर लेते हैं कि ये अमाउंट्स क्या कहलाती हैं। अब देखिए बेटा, हम इन पॉइंट्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि क्वेश्चन से। एक बात आपको बताने लगा हूँ यहाँ पर। अब आप देखें यहाँ पर है C+O2 चेंज इनटू CO2। ठीक है बेटा, अब आप देखें, अगर यहाँ पे मैं कह दूँ कि दिस इज द 12 ग्राम कार्बन एंड दिस इज 32 ग्राम ऑक्सीजन, इट विल प्रोड्यूस 44 ग्राम ऑफ CO2।
सो अमाउंट्स ऑफ द रिएक्टेंट्स और द प्रोडक्ट्स इन द केमिकल इक्वेशन, इसको कह देते होते हैं हम, दिस इज नेम्ड एज द स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट्स। ये हमारे पास क्या कहलाएगी, स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट्स, यानी कि अमाउंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स इन द केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन में, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में जो हमारे पास अमाउंट्स होंगी रिएक्टेंट्स की या प्रोडक्ट्स की, इनको हम नाम क्या देते होते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट्स। एक बात और मैं आपको बता दूं, अगर मैं यहां अमाउंट नहीं लिखता, मैं कह देता हूं 1 मोल, मैं कह देता हूं जी ये भी 1 मोल है और मैं कह देता हूं ये भी 1 मोल है। सो अब इनको क्या कहेंगे हम, क्या ये भी स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट्स कहलाएंगी? अमाउंट्स में तो ग्राम्स होते हैं, तो इनको क्या नाम दें? तो देखें हमारे पास ये कहलाएंगे, ये वाला जो हिस्सा है ये कहां से आया, ये एक्चुअली कंफ्यूजन रह जाती है कि ये 1 हम कैसे कंसीडर कर रहे हैं, ये 1 कैसे आ गया, 1 कैसे कंसीडर कर रहे हैं। तो मैं आपको बताऊं कि यहां पर जितने भी बेटा कोफिशिएंट्स होते हैं ना, यहां पर इनको हम कंसीडर करते हैं मोल्स। अब मैं आपको एग्जांपल एक और दे देता हूं, दिस इज एग्जांपल नंबर 1, और अगर हम एग्जांपल नंबर 2 डिस्कस कर लें, हमारे पास है 2H2 प्लस O2 चेंज इनटू 2H2O। बड़ी सिंपल सी एग्जांपल केमिस्ट्री की। और यहां पर आप देखें, मैं ये कह देता हूं कि दिस इज 4 ग्राम्स, दिस इज 32 ग्राम्स एंड दिस वन इज 36 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है जी, ये हमारे पास, अब ये हमारे पास क्या होंगी, स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट्स, SA लिख रहा हूं, स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट्स। अच्छा, अब यहां पर मोल्स कितने होंगे, हम कहते हैं जी मोल्स कितने होंगे, ये हमें नहीं क्लियर हो रहा। अब यहां देखें आपको कितने लिखे हुए नजर आ रहे हैं, 2, तो इसके मोल्स कितने होंगे, 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन। यहां पर क्या लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा हुआ, तो हम क्या कंसीडर करेंगे, 1 मोल। यहां देखिए क्या लिखा हुआ है, 2, तो हम कंसीडर क्या करेंगे, 2 मोल। तो इसका मतलब ये हुआ, ये 2 मोल, ये 1 मोल, ये 2 मोल। इन मोल्स को हम क्या नाम दें, इनको हम कहते हैं SC। SC क्या चीज है, ये आपको बहुत हेल्प करेगा जब हम लिमिटिंग रिएक्टेंट की बात पढ़ेंगे। ये SC क्या चीज है, दिस इज कॉल्ड द स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। हम इसको क्या नाम देते हैं, दिस इज कॉल्ड द स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। देखें बेटा, हम इनको स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का नाम देंगे। देखें जी, इसको हाईलाइट भी कर देते हैं हम, ताकि आपको याद रह जाए ये बात कि स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स क्या होते हैं। यानी जितने भी कोफिशिएंट्स बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस में होंगे, उनको हम SC यानी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स का नाम देते हैं, और जितनी भी अमाउंट्स होंगी उनको हम स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट्स का नाम देते हैं। ये आपको क्लियर होगी बात। अब यहां तक हमारे पास स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट्स के हवाले से बात हमारी क्लियर हो चुकी। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं, assumptions क्या होंगे। Now move towards the assumptions of stoichiometry। assumptions क्या होंगे, ठीक है जी। सबसे पहला assumption, पहला पॉइंट हमारे पास है कि all the reactants must be converted into products। देखें जी, पहला पॉइंट मैं लिख रहा हूं, और ये देखें, ये हमारे पास पहला पॉइंट ये है। पहली बात मैंने ये लिख दी कि ऑल द रिएक्टेंट्स मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। कोई ऐसा अनरिएक्टेड रिएक्टेंट ना हो, कोई ऐसी बात ना हो कि यहां पर कोई अनरिएक्टेड फॉर्म में कोई चीज रह जाए। इसका मतलब हम यहां पर ये लिख सकते हैं कि हमारे पास जो स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट्स हैं उसमें सारे के सारे रिएक्टेंट्स जो हैं वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होने चाहिए, यानी कि रिएक्शन मस्ट बी इरिवर्सिबल, नो साइड रिएक्शन शुड अकर। ये हमारे पास अगली बात ये है, ये देखें, नो साइड रिएक्शन शुड अकर। हमारा दूसरा पॉइंट है नो साइड रिएक्शन शुड अकर। ये दो हमारे पास है assumptions ऑफ स्टोइकियोमेट्री। अक्सर स्टूडेंट्स यहां पे एक मिस्टेक ये कर जाते हैं, और आप बुक की स्टेटमेंट पढ़ के देख लें, ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि व्हाट आर द assumptions ऑफ द स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री के assumptions क्या क्या हैं, तो हम ये कहते हैं कि ऑल द रिएक्टेंट्स मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट एंड नो साइड रिएक्शन शुड अकर। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास हैं कैलकुलेशंस के लिए क्या होना चाहिए, कंडीशंस फॉर कैलकुलेशंस। ये हमारे पास हैं, इसकी कंडीशंस क्या क्या हैं, कंडीशंस फॉर कैलकुलेशंस। हमारे पास कैलकुलेशंस की क्या कंडीशन है
वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लें, क्योंकि जब हम स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस करेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि क्या होना चाहिए। तो कंडीशंस कैलकुलेशंस के लिए सबसे पहली बात ये है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस, पहला पॉइंट लिख दिया मैंने, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस। समझ लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन शुड बी ओबेड। यहां पर मैं लिख देता हूं कि इट शुड बी ओबेड, ये ओबे होना चाहिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस शुड बी ओबेड, वो कैसे हम देख लेते हैं। और दूसरा पॉइंट है कि लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, डेफिनेट प्रोपोर्शन, ये भी हमारे पास क्या होना चाहिए, शुड बी ओबेड। तो देखें बेटा, ये दो बातें आप लोगों ने देख ली कि कैलकुलेशंस करते हुए जब हम स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस करेंगे, इन दो लॉज को नहीं भूलना। पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस और दूसरा लॉ है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। अब आते हैं जरा दोबारा इन लॉज की तरफ कि ये लॉ हैं क्या। देखिए बेटा, ये जो लॉ है इसमें ये बात याद रखिएगा कि इक्वेशंस की जो बैलेंसिंग है, और जो बैलेंसिंग है ये देखें जी, बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन, ये किस वजह से होती है, बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशंस। इक्वेशन की जो बैलेंसिंग है वो इस वजह से होती है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस क्या हेल्प करता है, इक्वेशंस की बैलेंसिंग में हेल्प करता है कि इक्वेशंस आर बैलेंस्ड अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस। आगे एक लेक्चर मैंने आपको दिया हुआ है, आप देखिएगा उसमें कि इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो एक्सरसाइज के हैं उनमें जो है वो यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस शुड बी ओबेड ड्यूरिंग द स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन जस्टिफाइड। वो कैसे हो सकता है, हम ये कह सकते हैं कि जी बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन जो बैलेंस्ड हैं वो किस वजह से हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस की वजह से। इसके मुताबिक ये क्या कहता है कि मैस ऑफ द रिएक्टेंट्स मस्ट बी इक्वल टू द मैस ऑफ द प्रोडक्ट, कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के मैसेज क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो फिर ये जो लॉ है ये यही एक्सप्लेन करता है कि मैस कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय। आप ना मैस क्रिएट कर सकते हैं और ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, यानी कि मैस रिमेन कंजर्व्ड, रिएक्शन से पहले, रिएक्शन के बाद। रिएक्शन से पहले रिएक्टेंट्स होते हैं, रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट्स होते हैं, तो रिएक्टेंट्स का मैस और प्रोडक्ट्स का मैस रिमेन कंजर्व्ड, यानी एक जैसा रहना चाहिए। तो ये लॉ एक्सप्लेन करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस। डेफिनेट कहते हैं खास, प्रोपोर्शन कहते हैं रेशो को, तनासुब को। तो हम ये कहते हैं कि लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन शुड बी ओबेड। ये कैसे ओबे होता है, हम कहते हैं कि अगर लेट्स सपोज मैं यहां पे ये 2H2O2 लिख जाता तो क्या आप इसको वाटर कह सकते थे, हम कहते हैं बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि जो केमिकल इक्वेशन है दिस एक्चुअली एक्सप्लेन द रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ द सिंबल्स एंड केमिकल फॉर्मूला। आप देखें सिंबल्स के जरिए या केमिकल फॉर्मूला के जरिए हम किसी भी रिएक्शन को एक्सप्लेन कर सकते हैं, केमिकल इक्वेशन कहलाती है। अब जब आप किसी भी केमिकल रिएक्शन को एक्सप्लेन करने लगते हैं और आप उसमें एटम्स की रेशो ही ठीक ना लिखें तो नया कंपाउंड बन जाता है। इसलिए आपको वो रिक्वायर्ड फॉर्मूला लिखना है जो कंपाउंड आप बना रहे हैं, और उसके अलावा आप अगर यहां पर इनको बैलेंस नहीं करेंगे तो आपके पास तब भी कैलकुलेशंस नहीं हो सकेंगी। सो हमारे पास ये सारी की सारी चीज़ें इनकी कैलकुलेशंस के हवाले से थी। मैंने आपको ये दोनों बातें एक्सप्लेन कर दी। अब हम आते हैं इनके रिलेशनशिप्स की तरफ, और रिलेशनशिप जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास रिलेशनशिप्स का है। देखिए जी, जब हम इनके रिलेशनशिप्स की बात करते हैं तो हमारे पास पहला रिलेशनशिप है मैस रिलेशनशिप। मैस रिलेशनशिप जो है इसको हम सबसे पहले डिफाइन करते हैं। मैं आपको कुछ रिक्वायरमेंट्स बताता हूँ इस टॉपिक की, फिर हम आगे इसको समझते हैं। देखिए बेटा, जब भी आप लोग अपने पेपर में लिखेंगे तो यहाँ पर जो मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ उसमें थोड़ी थोड़ी सी चेंजिंग्स करते जाएंगे अकॉर्डिंग टू द रिलेशनशिप, और आप राइटअप करते जाएंगे। लेकिन जब आप अंडरस्टैंड करेंगे तो अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको मैं ये क्वेश्चन साथ साथ समझाऊंगा जो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले चलते हैं इसकी स्टेटमेंट की तरफ। स्टेटमेंट ये है कि इफ़ द मैस ऑफ वन सब्सटेंस इज़ गिवन, एक सब्सटेंस का जब भी मैस आपको दिया जाए, सब्सटेंस इज़ गिवन, सो फिर क्या होगा, देन द मैस ऑफ अदर सब्सटेंस कैन बी डिटरमाइंड, अदर सब्सटेंस कैन बी डिटरमाइंड। ये हमारे पास आ गया ये रिलेशनशिप पहला।
तो मैस रिलेशनशिप जो है वो क्या होगा, इसमें दो चीज़ें याद रखने वाली हैं, एक पहला और एक दूसरे बात जो दूसरा है। अगर आपको यहाँ पर कह दिया जाता है मैस मोल, तो आप पहला वर्ड वैसे ही रहने देंगे, लेकिन यहाँ पे चेंज क्या करेंगे, मोल। इफ़ द मैस ऑफ वन सब्सटेंस इज गिवन देन द मोल ऑफ अदर सब्सटेंस कैन बी डिटरमाइंड। अगर आपको कहा जाए मोल मोल रिलेशनशिप, तो आप यहाँ दोनों जगह पे क्या रिप्लेस कर देंगे, मोल। अगर आपसे कहा जाए मोल वॉल्यूम रिलेशनशिप, तो यहाँ मोल और यहाँ वॉल्यूम, बाकी स्टेटमेंट चेंज नहीं करने। ठीक है जी, 3 रिलेशनशिप्स हमारे पास डिस्कस किए गए हैं। हम इन तीनों रिलेशनशिप्स को अंडरस्टैंड करते हैं। होप्स हो कि पहली एग्जांपल समझने के बाद आपको बाकी रिलेशनशिप्स में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखें बेटा, पहली रिलेशनशिप से मैं बात शुरू करता हूँ। हमारे पास एग्जांपल है C+O2 चेंज इनटू CO2। इफ़ यू आर प्रोवाइडेड द 6 ग्राम ऑफ कार्बन देन हाउ मच CO2 विल बी फॉर्म्ड। M लिख दिया, M फॉर द मैस, CO2 लिख दिया ताकि आपको निशानी याद रहे कि मैस ऑफ CO2 पूछा गया। सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है हमारे पास SA लिखना है। आपने SA क्या चीज़ है, SA को अंडरस्टैंड करने के लिए अभी आप लोगों ने टॉपिक पढ़ा, उसमें आप लोग पढ़ के आए हैं स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट्स जो होती हैं वो आपने लिखनी है। स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट्स कहाँ से ली जाती हैं, फ्रॉम द इक्वेशन, यहाँ से ली जाएंगे। आपने पहला स्टेप ये करना है कि जब भी आपने यहाँ पे रेशो बनानी है जिसके साथ पूछी गई, यानी कार्बन की रेशो पूछी गई CO2, तो कार्बन गिवन है, बताएं CO2, इस ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं है। जब एग्जामिनर पूछेगा तो फिर हम उसको छेड़ेंगे। अभी हमारे पास क्या गिवन है, ये 6 ग्राम और ये पूछा गया ये बताओ CO2 कितना, तो हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन से हमें नज़र आ रहा है कि कार्बन कितना है 12 ग्राम, तो हम लिख देंगे जी 12 ग्राम कार्बन प्रोड्यूसेस CO2। CO2 का जो मोलर मैस होता है वो कितना होता है 44 ग्राम्स पर मोल। बहुत दफ़ा आप लोगों ने पढ़ा, तो ये 44 ग्राम्स यहाँ पर हमने लिख दिया। ठीक है, और अगर 1 ग्राम लिखें तो यूनिटरी मेथड में यही चीज़ है, एक दफ़ा समझ लें, बार बार आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये जो हिस्सा होगा इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये 44 डिवाइडेड बाय 12 हो गया। अब हमें गिवन क्या चीज़ है, हमें गिवन है 6 ग्राम ऑफ कार्बन। तो 6 ग्राम जब हम लिखेंगे यहाँ पर, तो 44 बाय 12 और मल्टीप्लाइड क्या कर देंगे 6 से, तो हमारे पास आ जाएगा 22 ग्राम ऑफ कार्बन। तो लें जी, ये पहला रिलेशनशिप तो हो गया जी कंप्लीट, जिसमें हमने मैस गिवन था और मैस फाइंड करके बता दिया। कैसे किया, होप सो आपको बात ये समझ आ गई होगी। अब चलते हैं जी दूसरे रिलेशनशिप की तरफ। दूसरा रिलेशनशिप हमारे पास है मैस मोल रिलेशनशिप। मैस मोल रिलेशनशिप में हमारे पास मैस गिवन होगा और हमें फाइंडिंग क्या करनी होगी, मोल फाइंड करनी होगी। स्टेटमेंट वही रहेगी, इफ द मैस ऑफ वन सब्सटेंस इज गिवन देन द मोल। यहां मैं जब लिखूंगा स्टेटमेंट तो मैं मोल का वर्ड लिखूंगा, बाकी सेम स्टेटमेंट रहेगी। समझते हैं एग्जांपल के जरिए। ये हमारे पास है जी 2H2 और प्लस O2 2H2O। केमिस्ट्री की एक ऐसी एग्जांपल जो एक छोटे से बड़े तक सबको पता लगती है और समझ आती है, वाटर फॉर्मेशन की। सो हमारे पास यहाँ पर दिए गए, इफ़ यू आर प्रोवाइडेड द 2 ग्राम ऑफ द हाइड्रोजन देन हाउ मैनी मोल्स ऑफ H2O विल बी फॉर्म्ड। देखिए मैं एब्रीवेशंस यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ मैस के लिए M लिखा, मोल के लिए N लिख रहा हूँ, और जो वॉल्यूम आएगा उसके लिए V यूज़ करूँगा। तो आप देखें यहाँ पर हमारे पास 2 ग्राम हाइड्रोजन है एंड हाउ मैनी मोल्स ऑफ वाटर विल बी फॉर्म्ड। सो हमारे पास, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखें, वही आपको बात बताई कि स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट से यूज़ करना है H2 और H2O। देखिए बेटा, बातें छोटी छोटी सी हैं, बेसिक हैं, लेकिन प्रॉब्लम करती हैं जब कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं। जब आप रेशो बनाते हैं तो फिर आपको ये यहाँ पे कोफिशिएंट्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ यहाँ पे क्या लिखेंगे H2, यहाँ पे क्या लिखेंगे H2O, यहाँ पे 2 या 2 ये लिखने की ज़रूरत यहाँ नहीं है। अब हम क्या बात करेंगे, यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट से बात शुरू करेंगे। देखिए बेटा, कितने हैं मोल हाइड्रोजन के, हमने कहा जी 2 मोल है। इसका मतलब ये है कि 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितने ग्राम्स बन गए, 4 ग्राम। एक H2 का मैस कितना होता है 2 ग्राम, और कितने H2 हैं 2, तो हमने कितना लिखा 4। इक्वेशन के मुताबिक हमें नजर आ रहा है 4 ग्राम हाइड्रोजन विल प्रोड्यूस हाउ मैनी मोल्स ऑफ वाटर। अब मोल्स हमारे पास ये हैं, ये हमारे पास है मोल्स या स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स जिनको हम नाम देते हैं, ये मोल्स हैं। यहाँ पर हमने मोल्स लिख दिए कि 4 ग्राम ऑफ H2 प्रोड्यूसेस द मोल 2 मोल,
और अगर 1 ग्राम होगा तो आपको अभी मैंने ब्यूटी बताई इस प्रोपोर्शन मेथड की कि यहाँ पर आपने सिंपल डिवाइड कर देना है, 2/4 कर देना है, और हमारे पास रिक्वायर्ड कितनी है अमाउंट जो हमसे पूछी गई वो है 2 ग्राम। तो जब मैं 2 ग्राम लिखूंगा तो 2/4 मल्टीप्लाइड बाय 2 कर देता हूँ। इस तरह से हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा, 1 मोल आ जाएगा। अब देखें आपको अमाउंट क्या दी गई थी, 2 ग्राम्स दिए गए थे, यानी मैस दिया गया था और आपने फाइंड क्या कर लिया, मोल फाइंड कर लिया। बेटा मैं आपको दोबारा बता दूं कि जब आप लोगों को एग्ज़ाम में लिखने के लिए आएगी बात, तो उसके बाद देयर इज़ नो नीड कि आप यहाँ से रेलिवेंट कोई भी इक्वेशन लिखें, सिर्फ आपने ये स्टेटमेंट लिखनी है और आगे चलना है, ठीक है। लेकिन जब अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, क्योंकि आप लोगों को यहाँ से रेलिवेंट एमसीक्यूज़ भी करने हैं, कुछ शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस भी करने हैं, तो उसके लिए फिर आपको ज़रूरत पड़ेगी अंडरस्टैंडिंग की, इसलिए मैं आपको ये बात समझाता जा रहा हूँ। अब आते हैं जी तीसरे रिलेशनशिप की तरफ, वो हमारे पास है मैस वॉल्यूम रिलेशनशिप। दिस इज़ अबाउट द मैस वॉल्यूम रिलेशनशिप। तो चलते हैं जी, अभी ये इस पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। आपको काफ़ी हद तक बातें क्लेरिफाई हो गई होंगी। सो अब इंशाल्लाह ये भी पॉइंट ऐसा है जो हम अंडरस्टैंड कर लेंगे इजीली। तो मैस वॉल्यूम रिलेशनशिप क्या होगा, अब इसमें देखें 2H2 और प्लस O2, दिस इज चेंज इनटू 2H2O। अब इफ़ यू आर गिवन द 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन देन हाउ मच वॉल्यूम ऑफ H2O विल बी फॉर्म्ड। देखें जब हमें अमाउंट दी तो हमने यहाँ पे मैस लिखा, जब हमें अमाउंट दी और मोल पूछे तो हमने यहाँ पर मोल लिखा, n लिखा। जब हमारे पास अमाउंट थी और हमसे पूछा वॉल्यूम तो देखिए हमने वॉल्यूम लिखा, तो वॉल्यूम हम फाइंड करना चाह रहे हैं। अब पहले तो डिसाइड ये कर लें कि ये देखें ये हमारे पास है 2V, देखें बेटा ये कितना है 2V, 2 वॉल्यूम है ये 2 और 1 मोल का वॉल्यूम 2V वॉल्यूम हमारे पास है, और वो कितना होगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 22.414 डेसीमीटर क्यूब। इसका मतलब ये कितना हुआ 44.828 dm क्यूब हमारे पास वॉल्यूम इक्वेशन में होगा। तो हमने सबसे पहले तो हमने स्टाइकोमेट्रिक अमाउंट्स के ज़रिए सॉल्व करना है। इसको रेशो बना लें, H2 रेशो H2O। अब आप देखें इक्वेशन के मुताबिक हाउ मच मैस ऑफ H2 इज़ गिवन, दिस इज़ द 4 ग्राम, एंड हाउ मच वॉल्यूम ऑफ वाटर इज़ फॉर्म्ड। हम ये गैशियस फॉर्म में है क्योंकि ये वॉल्यूम का कंसेप्ट गैशियस फॉर्म पे अप्लाई होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये बात लिख दी। तो और ये कितना वॉल्यूम बन रहा है, हम कहते हैं जी 44.828 dm क्यूब, हम कहते हैं ये डेसीमीटर क्यूब बन रहा है। अगर हमारे पास 1 ग्राम है तो फिर क्या होगा 44.828 इज डिवाइडेड बाय 4, ये वाली वैल्यू यहाँ पे आगे क्या हो जाती है जी, ये डिवाइड हो जाती है। इफ़ यू आर गिवन द 2 ग्राम्स, ये वाली अमाउंट अगर पूछ लेता है तो 2 ग्राम इज 44.828 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, ये देखें जी 22.414 dm क्यूब। ये हमारे पास हो गया जी यहाँ पे रिलेशनशिप कंप्लीट। चलते हैं जी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जो हमारे पास है केमिकल इक्वेशन का। केमिकल इक्वेशन बिल्कुल एक सिंपल सा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस के लिए, हम उसको डिस्कस करते हैं, देन वी विल कंप्लीट दिस टॉपिक। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो लास्ट पार्ट है ये हमारे पास है केमिकल इक्वेशन का। केमिकल इक्वेशन क्या होती है और हम इसको जो है वो लिमिटेशंस इसकी क्या पढ़ेंगे, इसको बैलेंस करने के क्या तरीके हैं, ये सारी चीज़ें आज डिस्कस करने लगे हैं। तो हम ये कहते हैं कि केमिकल इक्वेशन एक्चुअली होती क्या है। हम ये कहते हैं कि केमिकल रिएक्शन होता है इन टर्म्स ऑफ केमिकल रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स एंड केमिकल फार्मूला। अब देखें हम इस बात को अंडरस्टैंड कर लेते हैं कैसे। हम कहते हैं वो एग्जांपल बार बार चला रहे हैं, हम कहते हैं देखें ये और ये हमारे पास, देखिए बेटा ये जो हिस्सा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है सिंबल्स को, कि ये सिंबल्स हैं और ये जो कंपाउंड बना दिस इज़ द फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। ये हमारे पास है कलेक्शन ऑफ सिंबल्स जो हैं, ये फार्मूला बन गया। सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन बाय सिंबल्स एंड फार्मूला, जो आसान लगे
कि केमिकल रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ सैंपल्स एंड केमिकल फार्मूला, ये डेफिनेशन आसान लगे इसको कर लें। अगर ये क्वेश्चन आपको सिंपल लगती है, ये आपको डेफिनेशन से आसान लगती है, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन बाय सिंबल्स एंड केमिकल फार्मूला इज कॉल्ड द केमिकल इक्वेशन। अब आते हैं जी नेक्स्ट पॉइंट पे, हमारे पास कुछ लिमिटेशंस हैं ऑफ केमिकल इक्वेशंस। ये देखें हमारे पास ये हैं लिमिटेशंस, हम उसको ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। लिमिटेशंस, सबसे पहली बात ये है केमिकल इक्वेशन की कि इट कैन बी रिटन, आप इसको लिख सकते हैं किसके लिए? सबसे पहली बात ये है फॉर दोज रिएक्शंस विच डू नॉट प्रोसीड, विच डोंट प्रोसीड, जो होते ही नहीं है। आप सबसे पहला एडवांटेज तो आपको ये है कि आप केमिकल इक्वेशन को लिख सकते हैं जो होता ही नहीं है। अब आप देखें, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं कि मैं कह देता हूं कि NaCl प्लस H2O, NaOH प्लस HCl। आप अगर स्टोइकियोमेट्रिक की आप कंडीशंस देखें या कैलकुलेशंस की कंडीशंस देखें, सारी चीज़ें अप्लाई हो रही हैं इसके ऊपर। देखें सोडियम भी पूरे हैं, ऑक्सीजन भी पूरे हैं, हाइड्रोजन भी पूरे हैं ये, लेकिन ये रिएक्शन प्रोसीड होता नहीं है। क्यों? क्योंकि NaCl को वाटर में डिसॉल्व करें, डेली हम नमक लेते हैं, क्या वो एसिड बेस बन जाता है? क्या वो न्यूट्रलाइजेशन होती? नहीं, ये प्रोसेस केमिकल रिएक्शन का नहीं है, बल्कि ये क्या है, एक हाइड्रेशन का प्रोसेस है। इसके नतीजे में हमेशा याद रखें क्या बनेगा, सोडियम आइंस और एक्वस लिखेंगे इसके साथ, और यहाँ पे आ जाएंगे क्लोराइड आइंस, यहाँ भी हम एक्वस लिखेंगे। इसको कहते हैं हाइड्रेशन प्रोसेस, ये हाइड्रेशन कहलाता है। ठीक है बेटा, तो हम यहाँ पर किसके लिए लिख रहे हैं केमिकल इक्वेशन? ऐसे रिएक्शंस के लिए भी लिख सकते हैं जो होते ही नहीं है, और मैंने आपको बता दिया यहाँ पर। अब ये ना ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लिमिटेशन ऑफ द केमिकल इक्वेशन। सो यहाँ पर उनमें से एक रिएक्शन ऐसा दे दिया जाएगा, तो अगर आपको उसकी सेंस है पिक करने की तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बहरहाल मैंने एक ट्रिकी पॉइंट आपको बताया, यहाँ पर ये पहला पॉइंट हमारे पास कंप्लीट हो गया। दूसरी बात हमारे पास जो लिमिटेशन में आती है वो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए जी, दूसरी लिमिटेशन ये है कि इट डज नॉट टेल द रेट ऑफ द रिएक्शन। ये चैप्टर नंबर 11 में आप जाके पढ़ेंगे, उसमें इंशाल्लाह मैं आपको डिटेल से हम एक्सप्लेन करेंगे। उसी का सेंटेंस में यहाँ पर लिख रहा हूँ कि डज नॉट टेल द रेट ऑफ रिएक्शन। RxN अगर मैं लिख दूँ तो समझ जाएगा मैं रिएक्शन लिख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, रिएक्शन को मैं एब्रीविएट कर रहा हूँ RX, लेकिन आपने नहीं लिखना पेपर में, ये अपनी मैंने आसानी के लिए, क्योंकि मैं तो टीचर हूँ ना, इसलिए मैं तो कोई भी आसान काम कर सकता हूँ, आपके लिए रिस्ट्रिक्शन है, आप अभी पढ़ रहे हैं। तो रिएक्शन को मैं RxN से रिप्रेजेंट करता हूँ कि डज नॉट टेल द रेट। रेट क्या चीज़ होती है? हम कहते हैं रेट आम सिंपली अभी फ़िलहाल अगर आप अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें, वैसे तो चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम होता है, लेकिन आप ये समझ लें स्पीड को, हम समझ लें स्पीड को, स्पीड ऑफ द केमिकल रिएक्शन। आप यहाँ पर स्पीड को समझ लें कि ये हमें नहीं बताता कि ये रिएक्शन फास्ट है या स्लो है। आप कोई भी रिएक्शन लिखते हैं, बताएंगे जी कौन सा स्लो रिएक्शन है, हम कहते हैं जी इक्वेशन नहीं बताते। दिस इज द लिमिटेशन ऑफ द केमिकल इक्वेशन। उसके बाद तीसरी बात हमारे पास है, जो थर्ड पॉइंट हम डिस्कस करने लगे हैं, वो हमारे पास है कि डज नॉट टेल द कंडीशंस ऑफ द रिएक्शन। ठीक है जी, वो हमें कंडीशंस नहीं बताते कि ये किस कंडीशन में है, क्या ये सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, क्या इसकी स्मेल है, क्या ये कलरलेस है, क्या ये ऑडरलेस है, ये क्या है, ये केमिकल इक्वेशन हमें नहीं बताती। कंडीशंस कौन सी हैं, कितना टेम्परेचर है, प्रेशर है, वो फिर टाइप्स हैं आगे, जो सिंपल केमिकल इक्वेशन हमें नहीं एक्सप्लेन कर देती कि ये हमारे पास क्या होगा। सो हमारे पास ये 3 लिमिटेशंस थी जो हमने डिस्कस कर ली, और हमारे पास अब बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन के कुछ मेथड्स हैं हमारे सिलेबस में, लेकिन क्योंकि बिखरे हुए हैं बाद में जाके पढ़ने हम रिलेट कर देते हैं, एक दफ़ा सिर्फ नाम पढ़ लेते हैं। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन के जो हमारे पास बैलेंस करने के जो मेथड्स हैं वो क्या क्या हैं। हमारे पास पहला है जी, हमारे पास हिट एंड ट्रायल मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड यानी तुक्का लगाएं। ठीक है जी, हिट एंड ट्रायल मेथड, ऐसे अंदाज़ा लगा के आप लगा दें, पहला। दूसरा है रेडॉक्स,
रेडॉक्स मेथड, ये हमारे पास है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। और तीसरा हमारे पास है, अच्छा मैं दूसरे से दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ। ये दूसरा हमारे पास है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। और थर्ड जो हमारे पास टाइप है ये हमारे पास है, ये हमारे पास लास्ट पॉइंट इसका है जिसके ज़रिए हम इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं, वो है बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ठीक है जी, बाय ऑक्सीडेशन नंबर, ये हमारे पास बैलेंसिंग का तरीका है। ये हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 10 में, ये वहाँ पे ये चीज़ें आपसे डिस्कस होंगी। तो फ़िलहाल जस्ट इनके नाम याद रख लें और ये देख लें कि इंटरलिंक्ड बातें हैं जो मुख्तलिफ चैप्टर्स में फैली हुई हैं। तो हमने यहाँ पर ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली। तो आज का टॉपिक यहाँ तक कंप्लीट हुआ। होप सो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा इसको अंडरस्टैंड किया होगा। इसको बार बार सुनना लाजमी है आप लोगों ने। और वही बात जो मेरी रिक्वायरमेंट है कि रजिस्टर और पेन आपके पास हो, वो चीज़ें जो आपकी बुक में गिवन नहीं हो सकती सम टाइम, वो लेक्चर में आपको एक्सप्लेनेशन के दौरान समझ आती हैं, वो ज़रूर नोट किया करें। और होपफुली इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए कभी भी ये वाला टॉपिक एटलीस्ट प्रॉब्लमेटिक नहीं रहेगा। सो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर तक अल्लाह हाफ़िज़।